पिछली क्लास में मैंने आपसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात किया था। और आज मैं बात करूंगा ब्लड बैंक की। सॉरी, ब्लड बैंक। देखिए, ब्लड को ब्लड बैंक में जो रखते हैं तो क्या करते हैं। एक तो ब्लड बैंक तो आप समझ ही गए, वह स्थान जहां पर ब्लड को सुरक्षित प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व ब्लड, अ प्लेस वेयर प्रिजर्व द ब्लड। ब्लड को ब्लड बैंक में पहला पॉइंट ये है कि एक सोडियम सिट्रेट होता है। ये केमिकल है। तो ब्लड को सोडियम सिट्रेट के साथ मिला देते हैं। यहाँ पे सोडियम सिट्रेट वही काम करता है जैसा कि आपके शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता, उसका कारक क्या है? हीपायरिन। और जब आपके शरीर से ब्लड बाहर निकाल लिया जाता है तो हीपायरिन क्या होता है? असक्रिय हो जाता है। तो जब इसमें सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं तो क्या होता है कि ये वही काम करता है जो हीपायरिन करता है, रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। और फिर किस टेम्परेचर पर रखते हैं? दूसरा है इसका टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस है। अब ये देखिए, ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये मामला इसका बहुत ही स्पेशल मामला है, 4 डिग्री वाला। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा है। 4 डिग्री सेल्सियस विशेष है। 4 डिग्री सेल्सियस में क्यों रखते हैं? क्या कारण है? क्या विशेषता है 4 डिग्री सेल्सियस की? आइए इसको पहले समझते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर हम आपसे कुछ फिजिक्स की, आपके हिसाब से कुछ केमिस्ट्री की बात करेंगे। समझ रहे हैं ना? यहाँ बायोलॉजी की बात नहीं होगी। बायोलॉजी का जो हाथ पैर होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। जैसे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिसर्च होता गया, नई खोज होती गई, वैसे वैसे बायोलॉजी का भी विकास होता गया, है ना? ये आपको पता है, सबसे पहला माइक्रोस्कोप बना, मैंने बताया भी है, शायद मुझे याद नहीं है। पहला माइक्रोस्कोप जैकरियस जॉनसन ने बनाया था। उसके बाद नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया है। तो जैकरियस जॉनसन के ज़माने में सेल भी टूटा फूटा थोड़ा बहुत देखा जा सकता था। जब सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, आपने मेमोरी पे जोर डालिए, पढ़ा जरूर होगा। रॉबर्ट हुक ने खोज की है। फिर नॉल रस्का साहब आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कई गुना बढ़ा दिया पावर, तो सेल के अंदर की और जानकारी हमको मिली। लेकिन 2007 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। 2007 में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, जिसमें खोजा गया स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है कि जब नैनोटेक आगे पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी, तो इसमें बात करेंगे।
स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की सहायता से आप आसानी से एटम को देख सकते हैं। कोशिका तो बहुत, कोशिका बड़ा है क्या एटम बड़ा है? हाँ? कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भैया, कोशिका परमाणुओं से तो मिलके बनी है, एटम से ही मिलके बनी है। मतलब एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से आप परमाणु को न केवल देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, कुछ परमाणु उससे, कुछ परमाणु उससे, कुछ परमाणु उससे लेकर रीअरेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे बायोलॉजी का ज्ञान बढ़ता गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए बायोलॉजी में क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? जानकारी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो तीनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। बायोलॉजी तो है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिना बायोलॉजी के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते। तीनों एक दूसरे में बेस्ड हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम अपने ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस पर, इन दोनों तापमान पर, यानी सोडियम सिट्रेट के साथ और टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसे हम प्रिजर्व्ड करते हैं। प्रिजर्व्ड, संरक्षित करते, हिंदी में कहेंगे संरक्षित करते हैं। और कितने दिन के लिए करते हैं? इसके अनुसार लगभग 30 से 32 दिन के लिए करते हैं। लेकिन करंट में क्या है, अब आपके ब्लड के सारे पार्ट को अलग किया जा सकता है। प्लाज्मा को अलग, जैसे देखा होगा अभी कोविड था तो प्लाज्मा चढ़ाया जाता था। क्यों चढ़ाया जाता था प्लाज्मा? थोड़ा दिमाग लगाइए। मुझको 2 बार मुझको हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। मैं पॉजिटिव था, पता भी नहीं चला। बस एक दिक्कत होती थी, खाने में स्वाद नहीं मिलता था। जब स्वाद नहीं मिला तो मुझे समझ गया कि मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। आराम से कमरे में बैठ के गाना सुनता था, मूवी देखता था। अब कोई दिक्कत हमको नहीं थी, ना फीवर वगैरह कुछ नहीं था। इसका मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत दमदार है। अब हमारा प्लाज्मा किसी को चढ़ाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे प्लाज्मा में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का एंटीबॉडी मौजूद है, इसलिए प्लाज्मा चढ़ाया जाता था। हमारे ब्लड के प्लाज्मा में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कोविड को डिस्ट्रॉय करने का एंटीबॉडी मौजूद, इसलिए जो लोग पॉजिटिव हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, उनके ब्लड प्लाज्मा का उपयोग दूसरे में किया जाता था। समझ गए? अब यहां पर देखिए, इसको 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों प्रिजर्व करते हैं? ये जल का एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर है, जल का असामान्य व्यवहार। बहुत सारे तरल होते हैं, तेल भी एक तरल है। अब पहले आइए इसको देखते हैं। वो डिग्री सेल्सियस क्यों खास है? सॉरी, 4 डिग्री सेल्सियस क्यों खास है? पहले और तरल पर विचार करते हैं। जो छात्र नहीं पढ़े हैं विज्ञान, मेरा रहता है कि उनको भी चीजें समझ में आए। जो विज्ञान पढ़े हैं तो उनको बच्चों वाली चीज लगती होगी।
लेकिन जो कभी नहीं पढ़े हैं या बस क्लास 9 10 तक पढ़े हैं कुछ समझ में आए। देखिए कोई भी तरल होता है, तेल होगा तरल, पानी होगा तरल, है ना। दो ही तरल हमारे ख्याल से हम लोग जानते हैं, एक तेल और एक पानी, दो ही तरल जानते हैं। अब अगर कोई भी तरल हो, लिक्विड हो, तरल हो, उस तरल का एक निश्चित डेंसिटी होगी। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। अगर ये तरल है, कोई भी तरल है, एक तरल हम कह देते हैं ये लिक्विड है, तो इसका एक डिफिनिट, एक निश्चित क्या होगी, डेंसिटी होगी। निश्चित डेंसिटी होगी तो इसका डिफिनिट वॉल्यूम भी होगा। यानी वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों निश्चित होगी। अगर हम इस तरल को गर्म करें, यानी अभी ये तरल मान लीजिए हमने इसको एक डिफिनिट टेम्परेचर पे रखा, मान लीजिए इसको हमने 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो डेंसिटी वॉल्यूम है। अब इसका टेम्परेचर हम कम करें, तरल का तापमान कम करें, 10 से हम ले आए 1 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तापमान कम कर दिया। तापमान कम करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात समझ रहे हैं। और अगर हम इसका तापमान और बढ़ा दें, यानी इसको हम 10 से ले आए 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ रहे हैं। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व। और सरल कर देता हूं, घनत्व का मतलब हो गया गाढ़ापन। जैसे जैसे तापमान कम करते जाएंगे तरल और गाढ़ा होता जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते, कभी दाल जब बनाते हैं, है ना, दाल बनाया खाया, जो बच गया उठा के फ्रिज में डाल दिया, तो जब फ्रिज से निकालते तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा नजर आता, हम लगता है साला पानी कहाँ चला गया। और उसमें आप कुछ डाल रहे हैं तो जल्दी जा भी नहीं रहा है, और फिर उसको उठा के जब आग पे रख देते हैं, गर्म होता तो फिर वो तरल में हो जाता। बात समझ रहे हैं ना। तो जनरली जो तरल का बिहेवियर होना चाहिए, तरल का जो व्यवहार होना चाहिए, वो ये होता है। ठीक है। अब जल का मैंने कहा असामान्य व्यवहार होता है, जल का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये जल का एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, आइए देखते हैं। कि आप चाहे अपने नोट में लिख लीजिएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, या हिंदी में लिखिएगा जल का असामान्य व्यवहार। जल का असामान्य व्यवहार हेडिंग डाल लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। केवल ये 4 डिग्री सेल्सियस से भी प्रश्न आया है, अब आता रहता है। समझ रहे हैं। देखिए अब अगर वाटर है, वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखें, तो वाटर की जो डेंसिटी होगी और जो वॉल्यूम होगा, डेंसिटी यहां पर इसकी मैक्सिमम होगी। वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा
4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये मिनिमम होगा। अब अगर इसका टेम्परेचर कम करें, 0 पे ले आए, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आए, तो ये बर्फ में जमेगा। तो आपको लगता है कि बर्फ ज्यादा डेंस होता है, लेकिन बर्फ इससे ज्यादा डेंस नहीं होता है। बर्फ में यानी जो जल होता है H2O का, जो आणविक संरचना है वो थोड़ा अलग टाइप की होती है, यानी मैक्सिमम डेंसिटी इसे भी होगी। 0 पे आएंगे तो डेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज होगी। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और इसी तरीके से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं और 30 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, तो डेंसिटी क्या होगी, यहां भी वॉल्यूम। यही कारण है कि जब आप घर में फ्रीजर में पानी की बोतल डाल देते हो और पूरा लबालब भर के डाल दो पूरी तरह से, और फ्रीजर में डाल दोगे तो वो बोतल फट जाएगी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह देखिए तो हमेशा थोड़ा सा खाली रखा जाता है, क्योंकि जब ये बर्फ, पानी बर्फ में जमेगा, पानी जब आपका बर्फ में जमेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए पहाड़ों में देखेंगे जो पाइप होता है उसमें अक्सर पाइप फट जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें पानी फ्लो कर रहा है और बर्फ में जमेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, पाइप फट जाएगा। तो अगर आप अपने ब्लड को देखें तो ब्लड का मैक्सिमम भाग जल ही तो है। अब उसको हम 0 पे रखेंगे तो क्या होगा, सारी आरबीसी फट जाएगी। आरबीसी में भी तो मैक्सिमम भाग पानी ही है। आरबीसी में भी तो मैक्सिमम भाग पानी ही है। तो आरबीसी फट नहीं जाएगी, तो पूरा का पूरा ब्लड खराब नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। एक और चीज है, यूपीएससी का क्वेश्चन भी यहां से आया, तो वो क्या आया था वो भी मैं बताता हूं अभी। ये जल का असमान व्यवहार है। अब कई छात्र सोचते होंगे सर ये बताइए 0 डिग्री पे ही बर्फ क्यों जमता है। शायद मैंने बताया था पहले लेक्चर में, पता नहीं मुझे याद नहीं है, मैं बताता हूँ 0 पे ही क्यों जमता है। पहले 0 आया होगा कि पहले देखिए, जब मानव ने, ह्यूमन ने तापमान को समझने की कोशिश की होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को समझने के लिए उसकी यूनिट बनाने की कोशिश करी होगी। टेम्परेचर यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा, तो उसको नापने के लिए कोई यूनिट बनाएगा, तो आदमी ने बनाया होगा ना। अब वो कौन सा, किसको बेस मान के टेम्परेचर की यूनिट को डेवलप करे, तो सेल्सियस साहब आए। तो सेल्सियस ने कहा कि ऐसा करते हैं, जिस टेम्परेचर पर वाटर बर्फ में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को 0 मान लेते हैं, और जिस टेम्परेचर और वाटर उबलने लगे उसे 100 मान लेते हैं। सीधी सी बात है। उन्होंने वाटर को ही बेस मान करके तो किया होगा। बात समझ में आ रही है। फिर और साइंटिस्ट आए,
केल्विन साहब है वो थोड़ा और दूर की बात करने लगे। उन्होंने 0 केल्विन पकड़ा। उन्होंने कहा 0 केल्विन का मतलब जिस तापमान पर आप देखते हैं इस यूनिवर्स में, मैंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं उनके एटम में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। का जिस टेम्परेचर पर पदार्थ के अणुओं के बीच में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो खत्म हो जाए, वाइब्रेशन बिल्कुल हो ही ना, स्टेबल हो जाए, उसे हम क्या मान लेते हैं? 0 केल्विन। अब 0 केल्विन बार इक्वल टू कितना होता है? -273। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए -273। कुछ बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने कहा कि जिस तापमान पर एटम में वाइब्रेशन खत्म हो जाए उसे हम क्या मान लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, उसको 0 केल्विन मान लेते हैं। बात समझ में आई? और जिस टेम्परेचर पर एटम पूरा टूट जाए उसे एब्सोल्यूट हॉट कहते हैं। एब्सोल्यूट कोल्ड तो हुआ 0 केल्विन या -273। एब्सोल्यूट हॉट को कहेंगे क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, प्लाज्मा से भी आगे की अवस्था। कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आप अगर समझने की कोशिश करें तो सब समझ में आएगा। आपका शरीर भी पदार्थ का ही बना है। समझने का प्रयास करें तो विज्ञान देखिए आधार पे बात करता है, कहावत या मान्यताओं को बिल्कुल वेट नहीं देता है। बिल्कुल मान्यताओं को वेट नहीं देता। आपकी मान्यता कुछ भी जेवा में रखिए अपने। साइंटिस्ट कभी नहीं कहता कि हम आपकी मान्यता को मानेंगे। आपको लगेगा मेरी मान्यता मान लिए तो मेरा अहंकार की पूर्ति होगी, मैं जिसको मानता हूँ वो सही है। वेट नहीं देता है, वो आधार को मानता है। समझ रहे ना? इतनी बात समझ में आई? अब यूपीएससी का जो क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करते हैं। आप एक चीज देखिएगा एक आइस होता है, थोड़ा समझिए। ये समझ गए? इसको बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, अपने हिसाब से बनाते रहा करिए। अब देखिए एक आइस होती है और एक प्योर वाटर होता है और एक इम्प्योर वाटर होता है। आइस है, प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है। आइस तो समझते हैं वो बर्फ, जब 0 पे ले जाए तो बर्फ हो जाता है। तीनों का गुणधर्म अलग अलग होता है, तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है कुछ कॉन्टेक्स्ट में। देखिए प्योर वाटर का मतलब शुद्ध जल, शुद्ध जल का मतलब जिसमें कोई भी मिनरल ना मिला हो। प्योर वाटर का मतलब केवल H2O हो। इम्प्योर वाटर का मतलब H2O हो, साथ में इसके साल्ट हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे साल्ट हो। अब देखिए यहां पे दो चीज समझिएगा, एक होता है हीट और एक होता है इलेक्ट्रिक सिटी। हीट यानी ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत। आप जानते हैं, पढ़ा भी होगा, आप में बहुत सारे छात्रों ने पढ़ा होगा, जो मेटल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पढ़ा है आपने। और मैटर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मेटल में मेटल नहीं, मेटल, मैटर नहीं बोल रहा हूँ, मेटल। मेटल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो
जो सॉरी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यानी विद्युत का संवाहन इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। जैसे ये कोई तार है, ये तार तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, या पीतल का हो सकता है। आपने इसमें विद्युत वाहक बल दिए, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप इतना तो जानते हो यार कि जो कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है। मेटल किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। अब जैसे सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब कुछ एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मेटल है, मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर इनकी आखिरी कक्षा में, लास्ट ऑर्बिट में, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते। यहाँ से यहाँ की दूरी ज़्यादा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आप इतना जानते हो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और जब दूरी ज़्यादा बढ़ गई, किसमें? मेटल में। मेटल का मतलब चांदी, तांबा, पीतल, सोना आदि आदि में। तो जब दूरी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हुआ? इन दोनों के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये मेटल बहुत सारे एटम का ही तो बना है। अब अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसी मेटल के बीच में घूमते रहते, जिनको हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स कम हो गया। अब इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देते हैं। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का मतलब जो विद्युत घर से आ रहा है, या थोड़ा सा इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्लो करने लगे। इसी को विद्युत कहते हैं। अब अगर हम तरल में बात करें, तरल में विद्युत का प्रवाह कैसे होगा? तो ये विद्युत का सुचालक होता है, अशुद्ध जल। क्यों? क्योंकि इसमें आयन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आयन्स होते हैं। इसमें विद्युत का प्रवाह आयन के रूप में हो रहा है। तो अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक है, कंडक्टर है। इसकी बात करें तो ये विद्युत का सुचालक है, बैड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं है। और आइस की बात करें तो आइस भी विद्युत का सुचालक है, लेकिन आइस किसका बना हो? इम्प्योर वाटर का बना हो। इतनी बात समझ में आई? एक चीज तो बताया, अब इसको समझिए। हीट, यानी ये भी विद्युत का सुचालक है, ये भी विद्युत का सुचालक है, लेकिन ये सुचालक नहीं है। अब हीट की बात करते हैं। क्वेश्चन अगर यूपीएससी देता है तो वो आसान क्वेश्चन नहीं रहता। अगर आपको कितना समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ पूछता है वो। अब आप क्या समझते हैं साइंस वाला क्वेश्चन कर लेता है? साइंस वाला तो और कंफ्यूज ही आ जाता है। उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं रहता है। हाई स्कूल में वही हाल, इंटरमीडिएट में वही हाल, बीएससी में 10 क्वेश्चन रट्टा मारना है, एग्जाम दे के आना है। बिल्कुल साइंस वाला क्वेश्चन और गलत करके आता है, उसको और चीजें याद आने लगती हैं, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, और उसको जब जोड़ता है तो, मेरी बात समझ रहे ना, थोड़ा सा यहाँ, अच्छा ये होता होगा, ये होता, उसको जब जोड़ता है तो गलत हो जाता है। क्योंकि जो याद आ रहा है वो ठीक से याद आ नहीं रहा है, टूटी फूटी चीजें थोड़ी थोड़ी याद आ रही, जोड़ता है तो गलत हो जाता है। और जो नॉन साइंस वाला, उसने जो पढ़ा है, समझा है, जो सर ने बताया वही सही होगा।
जैसे एक बार बच्चों से पूछा मैंने, बताओ ये क्या फोटोसिंथेसिस इस लाइट में होता है? होता है कि नहीं होता है? इस लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा? भैया होगा महाराज। घर के अंदर मनी प्लांट लगाते हो, उसमें नई पत्ती आती है। अगर ऐसा ना होता तो आज के डेट में हॉरिजॉन्टल एग्रीकल्चर होता है, जिसमें सनलाइट की जो, क्योंकि अब आप जब किताब पढ़ते हैं ना तो उसमें लिखा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, किताबों में लिखा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और यहाँ लिख दिया सन लाइट। अब बच्चे के खोपड़ी में बैठ गया कि सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस होती है, और इधर बन गया क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकल गई प्लस ऊर्जा। हाँ, ये ऑक्सीजन निकल गई, ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन निकल गई। अब ये सनलाइट में होगी और नहीं होगी, इसमें क्यों नहीं होगी भैया? इसमें इसका क्या कसूर है? हाँ, ये कह सकते हो कि वहां फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ कम। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप समझे कितना हो। घर के अंदर मनी प्लांट लगाते हो, इंडोर प्लांट लगाते हो, ग्रोथ रेट कम है। अगर लाइट ना होती तो खाना, भाई प्लांट पौधे से क्या लेता है? ओ सॉरी, प्लांट मिट्टी से क्या लेता है? केवल वाटर लेता और मिनरल लेता, और कुछ नहीं लेता। वाटर और मिनरल। और जितना पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा कौन बनाता है? पौधे की पत्ती में ही तो बनता है। ये सब पौधे की पत्ती में ही तो बनता है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? तो आप अगर घर के अंदर लगा रहे हो, कमरे में थोड़ा बहुत लाइट जल जल रही है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कम लाइट में भी गुजारा कर लेते हैं, और जो ज्यादा लाइट में गुजारा करेंगे वो मर जाएंगे, कमरे में रखोगे। और जो कम लाइट में गुजारा करेंगे वो कोने में रख दीजिए, वो रहेगा। पानी है कि महीने भर में डालिए, रोज पानी डालेंगे तो जब रूट को ज्यादा पानी मिलेगा तब मर जाएगा, सड़ जाएगी रूट। बात मेरी समझ रहे हैं ना? बाकी करंट में तो हॉरिजॉन्टल एग्रीकल्चर का मामला चलता है। विलियम डेन्स-पॉमर ने एक तकनीक शुरू की, सॉइललेस एग्रीकल्चर, मिट्टी के बिना खेती। फिर आगे बात करूंगा, पहले इसकी बात करता हूं। तो हीट को पहले आइए समझते हैं। ये समझ गए हैं? अब आइए हीट को समझते हैं। अगर हीट को देखें, हीट का मतलब ऊष्मा। ऊष्मा, हम प्रकृति में, नेचर में ऊष्मा का जो जो चलन होता है, जो फैलती है चारों तरफ, ट्रांसफर होता है, यानी हीट ट्रांसफर। इन नेचर 3 मेथड से हीट का ट्रांसफर होता है नेचर में। कौन कौन से? एक तो है कंडक्शन, हिंदी में कहते हैं चालन। दूसरा है कन्विक्शन, कन्विक्शन। और तीसरा है आपका कंडक्शन। का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह ठोस में, जो सॉलिड होता है, ऊष्मा का प्रवाह ठोस में कंडक्शन के द्वारा होता है। कैसे? जैसे एक लोहे की रॉड आपने ले लिया, ये लोहे की रॉड है, आग में इसको गर्म किया आपने,
और जब आग में गर्म किया तो क्या हुआ, ये गर्म हो रहा है। और ये लोहे की रॉड किसकी बनी है, एटम की बनी है। जब ये गर्म हुआ तो इसने अपनी एनर्जी इसको दिया, धीरे धीरे एनर्जी ऊपर की तरफ आएगी, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा गर्म ये होगा, सबसे कम गर्म ये होगा। तो यहां पर जो हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का जो फ्लो हो रहा है, बल्कि कह सकते हैं फ्लो ऑफ हीट, यहां पर जो हीट का फ्लो हो रहा है वो कंडक्शन के द्वारा हो रहा है। बात समझ में आई। कन्विक्शन का मतलब होता है हिंदी में संवाहन, संवाहन। संवाहन में क्या होता है, कन्विक्शन में संवाहन, जैसे ये आपने एक बकेट में या किसी मेटल के बर्तन में वाटर ले लिया, इसमें आपने वाटर ले लिया और इस वाटर को आप गर्म कर रहे हैं। तो जब ये वाटर को आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जब यहां से जो एटम एनर्जी ले लेगा, गर्माहट ले लेगा, तो ऊपर की तरफ राइजेस अप टू द सरफेस, सरफेस की ओर बढ़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके जो अड़ोसी पड़ोसी में एटम उनसे टकराएगा तो अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ ऊपर जाएगा। तो नीचे से ऊपर जब एनर्जी को लेके जाएगा तो ऊपर जाते जाते तक उसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आएगा, यानी यहाँ पे अगर आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे एनर्जी फैलते हुए इसमें ऊपर जाएगी। इसे हम कहते हैं संवाहन द्वारा। यानी तरल में ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा का जो फ्लो होता है, वो संवाहन द्वारा होता है। अब एक चीज, दो इसमें नोटिस करिए कि कंडक्शन तभी होगा जब कोई माध्यम हो जैसे ठोस, संवाहन तभी होगा जब कोई माध्यम हो जैसे तरल। अब रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन में एनर्जी वेव के रूप में चलती है, इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगर रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का संचरण ना होता तो इस यूनिवर्स में शायद कुछ भी ना होता। क्यों? अगर सन से एनर्जी आ रही है हमारे तक तो रेडिएशन द्वारा आ रही है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा भाग है जो स्पेस है। सन और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा भाग है जो स्पेस है, जहां कोई मीडियम नहीं है। अगर कल्पना कर लीजिए सूरज से लेके पृथ्वी तक मीडियम होता तो पृथ्वी का क्या हाल होता, क्या होता बताओ। तब तक देखो यार, आप लोग नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये आपका सन है और ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है। दोनों के बीच में एक मीडियम है, मान लीजिए वायु मीडियम है। दोनों के बीच में यहां से लेके यहां तक मीडियम है, तो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ बताइए। आप लोग सोच नहीं पा रहे। इस मीडियम से इस मीडियम के लिए तो माध्यम चाहिए ना, दोनों जाती। कुछ बचेगा अर्थ पे? कितना तापमान हो जाएगा? फिर यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। दो तरीके से अर्थ तक एनर्जी आने लगेगी। अभी अर्थ पे एनर्जी एक तरीके से आती है, तो शायद कुछ पैदा ही ना हुआ होता। अर्थ का तापमान भी बहुत भयंकर होता। समझ रहे हैं मेरी बात? वो ऐसे क्वेश्चन बना के देता है आपको। अब आप समझ लीजिए होता तो क्या होता। अब आप कितना समझे हो कि रट्टा मारे हो।
रट्टा मारोगे कोई काम नहीं होगा, एक भी काम नहीं होगा। बात समझ गए? ये बात आपको समझ में आ गई? रेडिएशन द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम हो अथवा ना हो। अब अगर इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण ना होता तब क्या होता? मान लीजिए ऊष्मा का संचरण दो विधियों द्वारा होता। ऊष्मा का संचरण मान लीजिए दो विधि द्वारा हो रहा है, इस विधि द्वारा नहीं हो रहा है, तो अर्थ सन से तब अर्थ की स्थिति क्या होती? ठंडी हो जाती। हीट आ ही नहीं रही, ये दोनों विधि से द्वारा पहुंच नहीं सकती, तो जीवन की उत्पत्ति हुई ही ना होती, जीवन की उत्पत्ति हुई ही ना होती, आई से चल रहा होता। ये सब बेटा आपको सोचना पड़ेगा, और ये सब चीजें बेसिक होती हैं, और जब तक आप इसको समझोगे नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हलवा नहीं है कि क्वेश्चन घट से कर लिया और 10 तो क्वेश्चन तैयार कर लिया और 90% रिजल्ट आ गया, मम्मा भी खुश पप्पा भी खुश, सब लोग खुश। वो समय नहीं है, ये सिविल है, में लगना पड़ता है, अपने थॉट को उसमें डालना पड़ेगा, तब काम होगा। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब देखिए जो क्वेश्चन आया था उस पर कुछ आते हैं। जो अर्थ का आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, देखेंगे वहां पर आइस जमी रहती है, आइस की एक परत होती है। आइस की परत के नीचे क्या होता है? वाटर होता है। नेचुरली है कि वाटर का जो टेम्परेचर यहां पर कितना होगा? 4 डिग्री होगा। अगर 4 डिग्री नहीं होगा, ये आइस घप से नीचे चली जाएगी। इसे घर में देखिए, आपको बताते, आप जाइए पानी लीजिए, पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री से, आप ठंडा पानी पीना चाहते हो, आप बड़ा सा आइस का टुकड़ा इसमें डाल दीजिए, नीचे चला जाएगा, कुछ देर बाद ऊपर आएगा। कब ऊपर आएगा? जब इसका टेम्परेचर डिक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, और जब 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो वो पानी का जो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तब आइस क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। अब अगर आइस वाटर पर तैर रही है, अब आपके घर में या पास में कोई नदी में चले जाइए, बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए, वो तैरता है? डूब जाता है। वहां क्यों तैर रहा है? नीचे पानी क्यों है? क्योंकि वहां टेम्परेचर ये क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है? आइस है। अब बाहर का टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। अब इसका ये जो पूरा क्यों नहीं जम जाता है? ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा क्यों नहीं जम जाता है? बाहर का टेम्परेचर कितना है? -30, और यहां का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, पूरा क्यों नहीं जम जा रहा है? यहां पर आइस की स्पेशल क्वालिटी होती है। देखिए वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, चाहे प्योर वाटर हो या इम्प्योर वाटर हो, दोनों हीट का गुड कंडक्टर है। आइस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस क्या है? हीट का बैड कंडक्टर है, कि यहां तो लिक्विड है, यहां सॉलिड है, तो हीट तो 3 तरीके से नीचे आ सकता है, रेडिएशन से तो रोका ही नहीं सकता कोई, सॉलिड के द्वारा। लेकिन चूंकि ये बैड कंडक्टर है,
तो नीचे से हीट, नीचे से जो हीट है ऊपर, ये बैड कंडक्टर होने की वजह से ऊपर जा नहीं पाए। हाँ, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा ये आइस की मोटाई बढ़ती जाएगी, लेकिन पूरा जमेगा नहीं। तो लिखना चाहे लिख लीजिए, बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, परंतु विद्युत का सुचालक होता है। प्योर और इम्प्योर वाटर दोनों ऊष्मा के सुचालक होते हैं। प्योर एंड इम्प्योर बोथ वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बताई दिए तो नोट कर लिए होंगे आप, समझ गए ये। अब आगे बढ़ें, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें थी। ये बायोलॉजी से के अतिरिक्त इसका इम्पोर्टेंट आपके केमिस्ट्री के पोर्शन से था, और खासकर 4 डिग्री सेल्सियस से क्वेश्चन आप देखेंगे। पुराना पेपर यूपीएससी में भी आया है और यूपी पीसीएस में भी आया है। तो 4 डिग्री सेल्सियस का कॉन्सेप्ट समझना जो था वो बहुत जरूरी था।